बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मियां अकेडमी। सो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 12 के लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। हमने क्या करना था, नजरिया मुक्तम पैदावारी के जो टॉपिक को डिस्कस करना था। ये जो आपका क्वेश्चन है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। ये मैंने इजाफी जो चीज़ें लिखी हुई हैं, 1926 में T.H. थ्यून ने सबसे पहले इस्तेमाल किया था ये वाला वर्ड, ये वाला नज़रिया। ठीक है। सो अगर आप ज़्यादा नॉलेज रखना चाहते हैं सो ये आप लिख लें। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपके एज अ नॉलेज के लिए बता दिया था। ठीक है। अब क्या है इसमें, हर फर्द इस मफरूज़ा पर काम करता है। हर फर्म कहते हैं, मैंने आपको बता दिया था। ये अब आप मुझे जो है वो लाइव सेशन में बता दीजिएगा कि फ़र्म होती क्या है, फ़र्म और सन्नत में डिफरेंस क्या है। ठीक है। हर फर्म इस मफरूज़ा पर काम करती है कि वो बेशतरीन यानी ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल करेगी। इस मफरूज़ा पर मेहनत की तलब का न्यू क्लासिकल नज़रिया कायम है। न्यू क्लासिकल, ठीक है। न्यू क्लासिकल कहते हैं ओल्ड बट फेमस। ठीक है। ये आपने हर वर्ड पे याद रखें। इंग्लिश में भी सिनोनिम्स अगर आपको आते हैं तो उसमें भी आपको क्लासिकल का वर्ड आ जाता है। इसका मतलब होता है ओल्ड बट फेमस। ठीक है। नज़रिया कायम है, इसको नज़रिया मुक्तम पैदावारी भी कहते हैं। ये आपकी डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। अदरवाइज़ ये भी आपकी लाइन इंपॉर्टेंट है। ये इतना ठीक है। ये अक्सर जो एमसीक्यूज़ में भी किसी ना किसी तरीके से आ जाता है। अब क्या, यहाँ पे मेहनत की मंडी में एक फ़र्म वहाँ बेशतरीन मुनाफा हासिल करेगी जहाँ एक अगली इकाई लगाने से उसके मुक्तम सारिफ और मुक्तम वसूली क्या आपस में बराबर हो जाए। इसकी एग्जांपल्स हमने, ये आपकी एग्जांपल है। ठीक है। ये आपने पढ़ लेनी है, बहुत ही इजी से ही है। अगर फिर भी आपको समझना है इसको आप लाइव सेशन का वेट कर लें। इजी है इसलिए मैं आपको समझा नहीं रही, ताकि लेक्चर जो है काफ़ी लेंथी ना हो जाए। अब क्या, यहाँ पे मेहनत के मुक्तम सारिफ, जहाँ पे मेहनत की मुक्तम वसूली पैदावार के बराबर हो जाए। MCL इज इक्वल्स टू MRPL। सो आपने ये देख लेना है। ये जो आपके हैं ये आपके डिफरेंस के लिए इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन। ये दोनों पेज नंबर 237 पे है जो। ठीक है। मेहनत के मुक्तम सारिफ और मुक्तम वसूली की पैमाइश, ये आपको डिफरेंस में आ जाते हैं। अदरवाइज़ ये शॉर्ट क्वेश्चन में अलग अलग भी आ सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन बताई हुई है। अगर आपको ये इजी लगती है तो आप ये कर लें, अदरवाइज़ ये कर लें। मेहनत की अगली इकाई लगाने के मुसारिफ मेहनत के मुक्तम सारिफ कहलाते हैं। ठीक है। ये मेहनत के मुक्तम किसको कहते हैं, हर अगली इकाई से। जैसे हमने पढ़ा था अफादा, मुक्तम अफादा, उसमें मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको याद हो तो मुक्तम अफादा का मतलब है हर अगली इकाई से हासिल होने वाला अफादा क्या कहलाता है, मुक्तम अफादा। या कुल अफादा में ऐसा इजाफा क्या कहलाता है, एक अगली इकाई जो लगाने से इजाफा जो होता है कुल अफादा में, उसे हम क्या कहते हैं, मुक्तम अफादा। यही उन्हें यहाँ पे बता रहे हैं, मेहनत की अगली इकाई लगाने से। ठीक है। मुसारिफ में जो इजाफा होता है उसे क्या कहते हैं, मेहनत के मुक्तम मुसारिफ। अब क्या, मुक्तम सारिफ मेहनत की एक इजाफी इकाई लगाने के मुसारिफ होते हैं। ये आपने देख लेना है। ठीक है। कोई भी चीज़ ना समझ आए सो आप जो है लाइव सेशन का वेट कर लें, मार्क करते जाएँ। इंशाल्लाह हम लाइव सेशन में आएंगे तो बहुत से हम क्वेश्चंस को, क्यूरीज को, कन्फ्यूजन्स को सॉल्व करेंगे। उसके अलावा पूरी बुक की जो हम रिवीजन करेंगे उस लाइव सेशन में। सो आपने लाजमी लाइव सेशन को ज्वाइन करना है और आप मार्क करते जाएं। कोई भी क्वेश्चन है सो हम लाइव सेशन में से डिस्कस कर लेंगे। किसी स्टूडेंट्स की 0% तैयारी है ना, सो हम इस तरह से जो रिवीजन करेंगे पूरी बुक की कि मैक्सिमम आपके पास ही मार्क्स ज़रूर आ जाएंगे। ठीक है। सो आपने जो लाइव सेशन को लाजमी ज्वाइन करना है। अब उजरत को क्या कह रहे हैं, वेज, यहाँ पे W को से शो कर रहे हैं। मेहनत के मुक्तम सारिफ MCL, सो आपने ये याद रख लेना। ठीक है। ये बराबर होते हैं। यहाँ पे मेहनत की मुक्तम वसूली पैदावार, वसूली का मतलब रेवेन्यू R, इसीलिए बता रहे हैं, पैदावार प्रोडक्ट P। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मेहनत की एक अगली इकाई या इजाफी इकाई लगाने से एक फ़र्म की वसूली में जो इजाफा होता है उसे हम क्या कह रहे हैं, फ़र्म की वसूली में जो इजाफा हो रहा है उससे कह रहे हैं मुक्तम वसूली पैदावार। ठीक है। वसूली, फ़र्म की वसूली में जो इजाफा हो रहा है उसे मुक्तम वसूली पैदावार। और जो यहाँ पे अगली इकाई लगाने के मुसारिफ क्या हैं, मेहनत के मुक्तम मुसारिफ। ये क्या है, अलामती तौर पर मुक्तम वसूली पैदावार इज इक्वल टू मुक्तम पैदावारी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये मल्टीप्लाई का निशान है। ठीक है। ज़रब का मेहनत की मुक्तम वसूली, ये आपने देख लेना। फिर भी कोई चीज़ ना समझ आए सो अब यहाँ पे देखें, एक फ़र्म के लिए बेहतरीन मुनाफा पर रोज़गार की सतह, ये जो आपका पेज नंबर 238 है। ये अब आपको समझाने लगे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। मैं वही बता रही हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ एक्सरसाइज वाले लेक्चर में शेयर कर दूँगी। आपको होगा कि शायद ये मुश्किल है, इसी वजह से मैम जो नहीं समझा रही, सो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अदरवाइज़
फिर भी जिन स्टूडेंट्स को यानी रिक्वेस्ट है कि ये हमने समझना ही समझना है, सो आप लाइव सेशन का वेट कर लें, उसमें मैं इंशाल्लाह आपको ये समझा दूँगी। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी नहीं, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी नहीं। जो मैंने वैसे पिछले जितनी डायग्राम्स थी, जितने गोशवारे थे, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। सो इसलिए मैं जो आपके साथ डिस्कस नहीं कर रही, क्योंकि इम्पोर्टेंट ही नहीं है। सो ये आपकी एक लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, एमसीक्यूज़ के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए नहीं, सॉरी, एमसीक्यूज़ के लिए। MRPL इज इक्वल टू W, ये मैंने आपके साथ जो पीछे भी मार्क करवाया था। सो ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, मार्क करें इसे। और यहाँ पे उसी गोशवारे की जो वजाहत की हुई है इसे स्किप कर दें। मफरूज़ात बस एक दफ़ा पढ़ लेने हैं आपने, तनकीद भी एक दफ़ा पढ़ लेनी है। उसके अलावा जी यहाँ पे मज़दूर अंजम ने, ये आपका इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मे भी, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ मैं आपके जो अपनी मैम से कंफर्म करवा के इस चैप्टर के जो 3 से 4 लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे ना, वो मैं मार्क करवा के आपको जो एक्सरसाइज वाले लेक्चर में बता दूँगी, ठीक है। उनका काफ़ी एक्सपीरियंस है, 40 to 45 ईयर्स का पेपर वो चेक भी करती रही हैं बोर्ड के। अदरवाइज़ उनका टीचिंग एक्सपीरियंस ही इतना ज़्यादा, ठीक है। सो आपने जो मैं उनके साथ जो डिस्कस करके बता दूंगी आपको कि जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कौन से जो 4 से 5 लॉन्ग क्वेश्चन कर लें तो इनफ होंगे। अब यहाँ पे मज़दूर अंजम ने है, ठीक है। अंजुमन किसे कहते हैं? तंजीम को कहते हैं। मज़दूर अंजुमन से मुराद किसी पेशा के मज़दूरों की एक ऐसी तंजीम होती है, ऐसा ग्रुप होता है, ऐसा ग्रोह होता है जो मुश्तरका हकूक़ के लिए वजूद में आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़र्म में काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, उनको उनकी सैलरी कम लग रही है, तो वो क्या करेंगे, एक ग्रुप बनाएंगे, एक ग्रोह बनाएंगे, और वो अपनी जो है वो एक जो है रिक्वेस्ट रखेंगे मालिक के सामने कि हमारी जो है तनख्वाह बढ़ानी चाहिए। इस तरह की जो होती है ना यूनियंस किसको कहते हैं? इकट्ठ को, ग्रोह को, इनको कहते हैं मज़दूर अंजुमन, ठीक है। यानी मज़दूरों का इकट्ठा हो जाना एक मुश्तरका हकूक़ के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे 3 डेफिनेशन हैं, आपको जो इजी लगती है आप 2 कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इनके फ़राइज़ आ जाते हैं कि इनके फ़राइज़ का एक पूरा ग्रुप बन गया, उनके कोई फ़राइज़ भी होंगे, ठीक है। सो उनके कोई हक भी होंगे। सो ये आपने देख लेना है, ईजी हैं, आपने एक दफ़ा पढ़ने हैं, आपको ईज़िली जो है याद हो जाएंगे। ये यहाँ पे ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 3 to 4 एक्सरसाइज वाले लेक्चर में मस्ट बता दूंगी, ठीक है। ये आपका पेज नंबर 241 था। ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इस चैप्टर की है, ठीक है। उजरत अकल, कम से कम उजरत, ठीक है। अब हुकूमत आजरों के हाथों मज़दूरों का एहतसाल कहते हैं, उनका हक को यानी उनके हक पे जो डाका डालते हैं ना, उनको ख़त्म करने के लिए, मज़दूरों की माली हालात को सुधारने के लिए मुख्तलिफ़ सनतों या मुल्की सतह पर तमाम सनतों में मज़दूरों की उजरतों की कम से कम हद मुकर्रर कर देते हैं। यानी इससे कम जो है ना मज़दूर की उजरत होनी नहीं चाहिए। इसको क्या कहते हैं? उजरत अकल। यानी उजरत अकल कहते हैं कम से कम उजरत जो लोगों को देनी ही देनी है, यानी जो मज़दूरों को मिलनी ही मिलनी है, उसको हम क्या कहेंगे? उजरत अकल। ये आपकी एक डेफिनेशन हो गई, ठीक है। उसके अलावा ये उजरत अकल के फ़वाइद हैं, ये यहाँ पे पेज नंबर 243 पे नुकसानात हैं, एक दफ़ा पढ़ लेने आपने। ये चैप्टर ज़्यादातर जो है फर्स्ट चैप्टर की तरह है कि थ्योरी बेस है। ये मैंने जो आपको चैप्टर 1 में बार बार कहा था ना कि आपने इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना, लेकिन यह है कि उस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आपका अटैम्प्ट करना भी नहीं था, क्योंकि वो जो काफ़ी थ्योरी बेस है। लेकिन ये जो चैप्टर है वो आपका आसान है, ठीक है। इसमें हेडिंग्स बनी हुई हैं ताकि आपका लॉन्ग क्वेश्चन काफ़ी शीटों पे आ सके। यानी हमारा मकसद होता है कि 3 to 4 जो है वो शीटें इजीली जो है लॉन्ग क्वेश्चन में जो है वो हो जाएं सर। सो आपने इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन करना है। फर्स्ट चैप्टर में से आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना, क्योंकि उसमें से इजीली मार्क्स जो है फुल नहीं मिलते। अब क्या है, सूद किसे कहते हैं? सरमाया हमने जो बैंक से लिया, लोन फॉर एग्जांपल किसी बैंक से लिया, उसके बदले में जो हम उसको इजाफी रकम देते हैं ना, वो क्या कहलाती है? सूद, यानी इंटरेस्ट। सरमाए के इस्तेमाल के मुआवजा को, यानी उसके इस्तेमाल की वजह से जो हम देते हैं उसे, वो क्या कहलाता है? सूद। ये एक डेफिनेशन होगी। अदरवाइज़ यहाँ पे प्रोफेसर एस्थम की है, प्रोफेसर कैंस की है, आप इनमें से कोई सी 2 कर लें। 3 यहाँ पे डेफिनेशन है, कोई सी 2 कर लें। और यहाँ पे सूद की इकसाम आ जाती हैं। सूद की 2 इकसाम है, खालिस सूद और मुरक्कब सूद। खालिस सूद में खालिस सरमाया के इस्तेमाल का मुआवजा होता है और इसमें किसी किस्म की कोई रकम शामिल नहीं होती। और मुरक्कब सूद में क्या होता है, जब खालिस सूद में कुछ और रकम भी जो शामिल हो जाएं तो उसे हम क्या कहेंगे? मुरक्कब सूद। इसमें कौन से मुआवजे शामिल होते हैं? ये 3 होते हैं। खतरात का मुआवजा, दुश्वारियाँ बर्दाश्त करने का मुआवजा और हिसाब किताब के अखराजात। ये आपको आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, सो आपने इसे अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना। अब क्या है, इसमें
खतरात का मुआवजा। कर्ज देने वाले का ये खतरा लाक होता है कि शायद कर्ज लेने वाला कारोबार में नुकसान के बायस कर्ज देने के काबिल ही ना रहे। सो इस वजह से उसकी यानी में भी कि उसकी नीयत ख़राब हो जाए और वो कर्ज़ा वापस करने से इनकार कर दे। सो इन जो दुश्वारियों की वजह से क्या करते हैं, एक ज़ायद रकम जो वसूल करते हैं उसे क्या कहते हैं, खतरात का मुआवजा। ठीक है, ये इसमें मरकब सूद में शामिल होता है। दुश्वारियाँ बर्दाश्त करने का मुआवजा, फॉर एग्ज़ाम्पल एक कह देता है, जिस शख्स ने लिया हुआ है कर्ज़ा वो कह दे कि नहीं मैंने वापस नहीं करना, उसके बदले में जो सफ़र की जो होते हैं रेंट वगैरह, उसके अलावा उसके पीछे जाना, उसके जितनी भी यानी मुश्किलें वगैरह बर्दाश्त करनी है, उनमें जो पैसे जो वो लगते हैं जो इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, दुश्वारियाँ बर्दाश्त करने का मुआवजा। उसके बदले में जो हम इजाफी रकम उससे लेते हैं ना कि मे भी कि वो भाग जाए, सो उसके बदले में हम जो मुआवजा लेते हैं उसे क्या कहते हैं, दुश्वारियाँ बर्दाश्त करने का मुआवजा। यहाँ पे हिसाब किताब के अखराजात, जो लोग और अदारे कर्ज़ों के लेन देन का कारोबार करते हैं उनके बदले में क्या होते हैं, उनको तनख्वाह भी तो देते हैं ना, उसका जो होता है ना उनकी जो तनख्वाह होती है वो भी उन कर्जदारों से ही ली जाती है। ठीक है, सो ये आपका आगे मरकब सूद इज इक्वल टू खालिस सूद प्लस खतरात का मुआवजा, दुश्वारियाँ बर्दाश्त करने का मुआवजा और हिसाब किताब करने के अखराजात। सो ये आपका एक फार्मूला ही बन गया। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है ज़र नकद की तरजीह का नज़रिया, और फिर आगे भी है। ये भी अब तकरीबन 11-12 मिनटों का लेक्चर होगा। सो मे भी कि आपको कंफ्यूज हो रहे हैं, बोर्ड हो रहे हैं। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।